बोर हो गया हूँ और साथियों का प्यार देख के बहुत ही आदमी बोर हो गया हूँ। मैं एक बार ये बौद्ध कमेटी और हमारे यहाँ पे जिन्होंने बौद्ध कमेटी को ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इसी तरह के कार्यक्रम करते रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है तो इससे बहुत ही प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है इस जन्मभूमि से हमें। यहाँ ही हमारे चाचा, दादा, बाबा और माँ बाप, बच्चे, भाई बहन सभी लोग हमें मिलते हैं। बाकी जगह जाने पे कहीं ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इतिहास गवाह है, जैसा कि पूर्व काल में 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल पहले का जो इतिहास रहा है, हम लोग यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं। और उस समय की परिस्थितियाँ बहुत ही विलक्षण परिस्थितियाँ होती थीं। उस समय मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जो बच्चे आज कहते हैं कि लाइट नहीं आ रही है और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो बच्चे कहते हैं कि लाइट नहीं आ रही है और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि लाइट से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, रजाई गद्दे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, एसी कूलर से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। बाबा साहब ने यहाँ तक कि स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ा था। स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ने वाला बच्चा भी जब विश्व में अपना नाम कर सकता है तो हमारे पास तो उससे उस समय से कहीं ज़्यादा संसाधन है, कहीं ज़्यादा संसाधन है। मैं चाहता हूँ और अपनी सोच को आपके सामने रखता हूँ कि आप अगर आप नहीं पढ़ पाए, हमारे साथ के कई लोग हैं या हमसे सीनियर्स हैं जो वो उस समय नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, अगर उनकी एज निकल गई है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये शिक्षा ही एक ऐसा है जो कि समाज में बदलाव कर सकता है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप जो है पशु के समान हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले, हालांकि मुझे मिल गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि अब आगे किसी को नहीं मिलेगी। सभी को मिल सकती है या कुछ को नहीं मिल सकती है। तो पढ़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए करना मैं नहीं समझता हूँ उचित है। आप पढ़ाई अपना स्टैंडर्ड, अपनी बात रखना और व्यवहार कैसे करेंगे एक दूसरे से, हम बाहर कैसे निकलेंगे, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, उसके लिए एजुकेशन होना पहला काम है। तो बाबा साहब ने कहा था पहला काम शिक्षित बनिए। बाबा साहब का पहला ही नारा था कि आप शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। शिक्षा का महत्व जब हमारे जो गुरु हैं, जो आदि गुरु हैं, जिनको मैं अपनी प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ, उन्होंने बताया कि आप शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के बाद जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आपके लिए एक लाइन खुल जाती है कि आप अपनी भागीदारी कैसे निभाओगे, क्योंकि कोई भी शिक्षित आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी शिक्षित आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश संविधान से चलता है और संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं और उनको लागू करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। जब एक सरकार की जरूरत होती है तो सरकार कोई एक आदमी नहीं चुन सकता है। जैसा कि आपके पास अभी आने वाले लोग हैं, चुनाव आपका होने वाला है जो कि आपकी स्टेट की दशा एवं दिशा तय करेगा, और आपके अधिकार मैं समझता हूँ कि उसमें सुरक्षित रहेंगे। तो बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित हो, और अभी जो परिभाषा हो गई है उसमें हमारे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों के लिए ये है
कि शिक्षित करो और संगठित करो। आप शिक्षित हो गए हैं कुछ, अब उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए हमारे जो जानकार लोग हैं उन्होंने कहा संगठित करो। अब हमें संगठित करना है भाइयों। दूसरा काम है जो संगठित करने का, वो संगठित करो। जैसा कि हमें पहले ऐसा दिखाई नहीं देता था, मैं सोचता था कि ये बौद्ध कथा और बाकी जो हमारे सामाजिक प्रोग्राम है इसमें कोई भी आगे नहीं आता था। उस समय का एक नाम था इस गांव में, क्या मैं कई गांव में जानता हूं, एक नाम था श्रद्धेय श्याम सिंह बौद्धाचार्य, जो बाबा साहब की मसाल को लेके आगे चलते थे। बाबा साहब की मसाल को लेके आगे चलते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे ताऊ जी श्रद्धेय ज्ञा प्रसाद जी, वो उनके यहाँ ये दीवार नहीं बनी हुई थी और 25 साल 30 साल पहले की बात है। एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे जो मड़ोक के थे, श्रद्धेय रामचंद्र जी, जो मुझे साइंस पढ़ाते थे, और वो आते थे। उस समय पार्टी थी DS4 थी जो कांसी राम जी के द्वारा चलाई गई थी, और उसमें हम लोग चंदा देते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। उस समय पैसा नहीं था, अनाज देते थे थोड़ा, कोई 2 4 रुपए 10 रुपए वो दे देता था, तो उससे संगठन चलाते थे वो लोग, और वो संगठन मजबूत है कि BSP में चेंज हो गया। तो अभी जो है सबसे बड़ा काम आपको करना क्या है, पढ़ने के बाद सबसे काम पहला आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, संगठित होना है और करना भी है। और इसके बाद तीसरा जो मुख्य पॉइंट आता है, संघर्ष करो। संघर्ष करो भाई। हम संघर्ष क्यों करें? अगर मुझे हमारी चीजें, हमारे अधिकार अगर आसानी से मिल जाते हैं तो मैं संघर्ष क्यों करूं? संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन संघर्ष करो। अब संघर्ष हम किससे करें? उन मनुवादियों से संघर्ष करना है जिन्होंने हमारे अधिकारों को छीन के रखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे साथी खेत में काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, और भी बिजनेस हो सकता है। वहां पे जब आप जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, आज मैं भारत के सर्वोच्च पद पे पदासीन अपने महामहिम राष्ट्रपति के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे, कि वो भी राष्ट्रपति होके उनकी आज तक किसी ने कास्ट चेंज नहीं कर पाई। जब आपके अयोध्या में श्री गणेश होता है, उनको नहीं बुलाया जाता है, और अगर पूरी मंदिर में जाते हैं तो उनको गर्भगृह में घुसने नहीं दिया जाता है। साथियों, क्यों? क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ही नहीं, दलित राष्ट्रपति। तो इसलिए हमें हमारे अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना है तो बच्चों को पढ़ाना है, पहला नंबर। दूसरा, इकट्ठा होना है, संगठित करना है। तीसरा नंबर, संघर्ष करना है। संघर्ष किससे करना है? किसी से लड़ाई नहीं करना। नहीं, संघर्ष का मतलब आप गलत ले लें और लाठी लेके निकल पड़े और 2-4 को बिछा दें, ऐसा नहीं है। संघर्ष का मतलब है हमारा वैचारिक संघर्ष। हमारा वैचारिक संघर्ष है आपसे, जो हमारे में हिस्सा आ रहा है, जो हमारा हिस्सा आ रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, और चाहे बिजनेस हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, हमें सभी में हिस्सेदारी चाहिए। और वो हिस्सेदारी हमारी कितनी चाहिए? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें हमारी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी चाहिए। अभी क्या है, अभी सरकारें जो है जनगणना कराने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। जब आपकी जातिगत जनगणना नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ताकत क्या है।
तो आपकी ताकत आपकी संख्या पर निर्धारित करती है। जैसे कहीं आप जाते हैं तो सबसे पहले, अभी तो नहीं, मैं पहले जब गांव में रहता था तो छप्पर उठाने का बहुत कार्यक्रम किया हुआ है मैंने भी, और रहता था तो उसमें आपको संगठन की जरूरत होती थी, संगठित होके आओ। लेकिन कितने उसमें भी होता था कि बहुत छोटा है तो 20 लोग आ जाओ, 10 लोग आ जाओ, 15 लोग आ जाओ। तो हर जगह आपको संख्या की जरूरत पड़ेगी। कितनी संख्या है आपकी, तो संख्या के लिए, उसके लिए भी आपको संगठित होना है। अब शिक्षा के लिए मैं थोड़ा महिलाओं पे बात करूंगा। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं और माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, सामने बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज मुझे लग रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सभी महिलाओं को कि वो आए और यहाँ पे उन्होंने बात सुनी है। सबसे पहले जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षित करने के बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं और उनको भी वही अधिकार दिया है जो कि पुरुषों को दिया है। तो कई बार क्या कहा जाता है, आप अपनी लड़कियों को अच्छे कपड़े मत पहनाना, आप अपनी लड़कियों को अच्छे कपड़े मत पहनाना, आप अपनी बहनों को अच्छे कपड़े मत पहनाना। आप जब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना, हाई स्कूल से ज्यादा लड़कियों का पढ़ना बेकार है, ऐसा कहा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, हाई स्कूल से ज्यादा लड़कियों को कपड़े मत पढ़ाना, और अच्छे कपड़े जो है वो लड़कियों को नहीं पहनाना, और रात को बाहर नहीं निकलने देना। ये कई पॉइंट हैं जो समाज में आज भी चल रहे हैं। लेकिन ये कहता कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहता कौन है, ये फैलाया किसने, इसको फैलाने वाला कौन है, कहां से आया है? वो अकेला है या 4 हैं या 10 हैं या 20 हैं? नहीं साथियों, ये एक प्लानिंग के तहत एजेंडा है, ये एक प्लानिंग से तहत एजेंडा है। और बाबा साहब ने कहा था, किसी कौम की ताकत, किसी भी कौम की ताकत उसमें उपस्थित महिलाओं की तरक्की से आकी जाती है कि उसकी महिलाओं की तरक्की क्या है, उसकी महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर उसकी महिलाएं, अगर उसकी जात की महिलाएं, अगर उसके समाज की महिलाएं 80% अगर जीन्स पैंट पहनती हैं और शर्ट पहनती हैं, जीन्स पैंट, जीन्स टॉप, जीन्स शर्ट पहनती हैं, तो मैं दावे के साथ कह देता हूं कि वो समाज बहुत ही तरक्की वाला होगा। और जिसके यहाँ पाजामा कुर्ता और फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, मैं समझता हूं उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है, कहीं भी निकलो आप लोग कहीं भी निकलिए तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे से अच्छे तैयार होकर निकलिएगा, क्योंकि ये देश आपका है, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अगर कोई कुछ कह भी जाता है तो उसके लिए संवैधानिक अधिकार है आपको, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और मैं क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है, इसलिए डर था मन में, और मैं कहता रहता था साथियों से कभी इधर उधर कि भाई ऐसा कार्यक्रम करिए जिसमें समाज इकट्ठा हो जाए और आगे जाके कुछ करिए। क्योंकि मैं सर्विस में मैं हो सकता हूँ, सरकारी सर्विस में मैं हो सकता हूँ, मेरे भाई हो सकते हैं, 2 4 10 20 और हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन ये समाज की तरक्की नहीं है। ये हमारी पर्सनल तरक्की हो सकती है, 4 की तरक्की हो सकती है, 10 की तरक्की हो सकती है, समाज की तरक्की नहीं है। समाज की तरक्की तो तब होगी जब आप सब लोग बिना किसी के सहारे से अपनी मंजिल को समय से पालेंगे, तो वो समाज की तरक्की होगी। जब आपकी भागीदारी होगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे आपका बिजनेस हो, और चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, उसमें आपकी भागीदारी होना चाहिए। और आपकी भागीदारी के लिए जो हम नुमाइंदे चुन के भेजते हैं वो बेहद नालायक मैं उनको कहूंगा, क्योंकि वो लोग वहां जाके अपनी बात नहीं रखते हैं। आरक्षण बचाओ संविधान में मुझे याद है, लखनऊ में हजरतगंज में 2 अप्रैल 2018 को मैं संघर्ष कर रहा था। हम लोगों ने क्या, पूरे देश ने उस समय आंदोलन किया था।
तो वो आंदोलन सक्सेस रहा था और उससे सरकार को झुकना पड़ गया था। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप शिक्षित होइए, फिर शिक्षित होने के बाद आप इकट्ठे होइए, इसके बाद आप संघर्ष करिए। और छोटी मोटी चीजें, हाँ, छोटी मोटी चीजें समाज में चलती रहती हैं कि आपने मेरे खेत की मेड़ काट दी, आपने मेरे खेत की मेड़ काट दी, यार तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे चली गई, ठीक है, और तेरे घर में से मेरा तसला उठा लिया, ठीक है, और तेरे यहाँ जाके यार तेरे भाई ने मेरे बच्चे को मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिए, अब मैं तेरे घर वर को नहीं छोड़ूंगा। तो इन चीजों में साथियों थोड़ा सा सुधार लाएं। थोड़ी बहुत परेशानियां चलती रहती हैं, ये आपसी कलह है, सब जगह होता है, बर्तन चार होते हैं तो खटक भी जाते हैं। तो मेरा मानना है उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। सबसे पहली बात बच्चों को पढ़ाएं, और इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, आपका बच्चा अगर पढ़ गया, अच्छा सा पढ़ गया, ग्रेजुएट हो गया, दूसरे के सामने चाहे अधिकारी हो और चाहे कोई भी हो, खड़े होके सही से बात कर सकता है, अपने अधिकारों की बात कर सकता है और अपने बच्चों को सही सलामत रख सकता है। तो मैं बहुत देर नहीं लेते हुए, बहुत मुझे लग रहा कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और सभी वेट कर रहे होंगे। मैं एक बार सभी को साधुवाद देता हूं और नमन करता हूं, पूरी कमेटी को नमन करता हूं और रजनी बौद्ध सहित सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग हमारे इस गांव में आए, और मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।